आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूं और कितना महत्वपूर्ण ये सारे के सारे सेट प्रैक्टिस है आप सबको पता है और ये सब कुछ आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल रहा है ना। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर मार्केट में आपका बुक है, तो भाई साहब मार्केट में मैं बुक नहीं दिया हूँ। आप लोग क्या करिए, मैं फ्री में ये टेस्ट करवा रहा हूँ और ये आपको मिल रहा है यूट्यूब पे है ना। और इसका PDF टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आपके डाउट है। कुछ लोगों का कहना था कि सर अभी मद्यनिषेध दरोगा का भर्ती आया है, उसके लिए अलग से देना है। नहीं नहीं, मद्यनिषेध दरोगा की मैं बात कर लूँ या फिर जो सिंपल दरोगा है जो 1800 प्लस पद है, वो दोनों के लिए ये टेस्ट तैयार किया गया है। और ध्यान रहे, मॉक टेस्ट के बिना तो आपकी पढ़ाई आधा अधूरा रह जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके बिना तो एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो मैं आपको जो करवा रहा हूँ टोटल 40 सेट और एक एक सेट में बहुत मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या करिए, सारे सेट जरूर लगाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन पे मैं आपको हार्डली 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, 5 से 10 सेकेंड का टाइम, उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन खुद पढ़ देता हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर टिक करिएगा। और ध्यान दें, इसका जो कट ऑफ है इस सेट का, जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, है ना। जनरल के लिए जो जनरल में मेल का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ मेल और यहाँ पे फीमेल। तो जनरल मेल में जो है, चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सही से, ठीक है। तो अगर जनरल मेल यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, यहीं पे मेल और यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ फीमेल, है ना, फीमेल। तो जनरल मेल की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, जनरल मेल का, तो आपका यहाँ पे इस सेट में जो कट ऑफ रखा गया है 65 और फीमेल का जो है 55 है, ठीक है। EWS की बात कर लो, EWS का, तो यहाँ पे आपका 62 और फीमेल के लिए 53, है ना। OBC की मैं बात कर लूँ, ये कट ऑफ है आज का टेस्ट का, है ना। OBC की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो है 63 और फीमेल के लिए मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका 54 है। EBC की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है 62 और फीमेल के लिए जो है 53 है। SC की बात कर लूँ तो SC का जो है यहाँ पे आपका मेल का मैं बात कर लूँ तो आपका 60 है और फीमेल का जो है 58 है ना, ये 58 है। और ST की बात कर लूँ तो आपको 62 मेल का और फीमेल का जो है यहाँ पे 60 में मेंशन किया हूँ, नहीं फीमेल का कम है भाई, 55 यहाँ पे कर लो, ठीक है, इसका 55। ये इस आज का जो है सेट का कट ऑफ है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और जवाब जरूर आप सभी लोग देते जाइएगा। चलिए मैं बढ़ जाता हूँ आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा भाई, मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है में है कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति विधि द्वारा, पोटेशियम आर्गन विधि द्वारा या स्टोन हेमर विधि द्वारा, है ना। तो बिल्कुल आंसर जो इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। हम लोग जो है मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष का जो है पता लगाते हैं कि ये कितना पुराना है ना। तो हम लोग कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से इसके बारे में पता लगा पाते हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। बताइए आपके दूसरे नंबर का क्वेश्चन का जवाब। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर भाई। विंध्य पर्वत जो है ये क्या करता है, तो यह जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, मैं दोबारा कह रहा हूँ, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन सा? विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाते हैं, है ना। तो ये जो श्रेणी है आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई कौन से नदी इसे जो है विंध्य पर्वत श्रेणी है, कौन से दो नदी भाई एक दूसरे को अलग करता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? चावल का
कुलडीहवा है, ब्रह्मगिरी है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है। बताइए तीन का। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, कुलडीहवा। और मैं आपको बता दूं, चावल का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है कुलडीहवा। और मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन यहाँ से लिया था कि विंध्य पर्वत के जो है उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम गंगा एवं उसके सहायक नदियाँ बहती है, और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर, ध्यान रहे, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कुलडीहवा। और एक और आप नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है चौपानी मांडो। ऐसे स्थल है जहाँ सबसे चावल मतलब कि धान का उपजाऊ का साक्ष्य मिला है। तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुलडीहवा जो है यूपी राज्य में है, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नपशानिक स्थल दो, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, नपशानिक स्थल जिसका नाम है दोआजली, हेडिंग जो है स्थित है कहाँ पे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सभी लोग जो आंसर दे रहे हैं सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरणों के निर्माण हेतु प्रायः कितनी तकनीकों को जो है या फिर कितने तकनीकों का प्रयोग करते थे, है ना। पूरा पाषाणकालीन मानव को मैं बात कर रहा हूँ, 5 नंबर का। बिल्कुल यहाँ पे 2 प्रकार के तकनीक का ये लोग प्रयोग करते थे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पाषाण उपकरणों का प्रायः जो है 2 प्रकार से निर्मित किया जाता था। प्रथम पत्थर को जो है यहाँ पे टकराना, और द्वितीय क्या था भाई, तो यहाँ पे दबाव शल्क तकनीक द्वारा, यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ। तो ये दोनों तकनीक आपको ध्यान रखना, पहला जो है पत्थर को टकराना, दूसरा दबाव शल्क तकनीक द्वारा चीज़ों को क्या करना भाई, यहाँ पे ये दोनों तरीकों का अपनाते थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, लोथल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। लोथल में बात कर रहा हूँ, चूंकि आपको आप जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये इज द राइट आंसर। यह जो है गुजरात के कच्छ के इलाके में स्थित है लोथल, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लोथल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह जो है स्थल है। लोथल के बारे में सभी को पता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूँ, इसके और डिटेल में जब मैं आपको पीडीएफ देता हूँ तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। तो पीडीएफ जो मैं देता हूँ तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। सीधे से क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी लोग जो आंसर टिक कर रहे हैं भाई, ये 563 ईसा पूर्व में, मतलब कि बीसी में। बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर, है ना। कहाँ पे हुआ था जन्म बताइएगा, किस दिन हुआ था ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। तो ये सब आपको बताना जरूरी होता है। जैसे ही गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन सही भी किए हैं तो आपको क्या करना है, बौद्ध धर्म का जो चैप्टर है वहाँ पे जाके रिवीजन कर लेना है। और जो लोग मेरे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हो, जाहिर सी बात है आप सबको मैं एक एक चीज़ें सब कुछ मैं पढ़ाया हूँ, जीरो से सब कुछ पढ़ाया हूँ, नोट से जाके रिविजन कर लेना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जो लोग मॉक टेस्ट वाले सीरीज लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ यहाँ पे कह रहा है कि जल मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है आपको, है ना। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, जल मंदिर में पूछ रहा हूँ, पावापुरी है, राजगिरा है, नालंदा है, वैशाली है, बताइएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा, पावापुरी में जल मंदिर। देखो भाई, जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। पावापुरी नालंदा जिले में स्थित एक जो है नगर है, ध्यान रखिएगा। यह जैन के मतलब कि जैन धर्म ये जो मानने वाले लोग थे उसका जो है ये पवित्र स्थल है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्योंकि महावीर स्वामी पर का जो है पावापुरी में ही क्या हुआ था, निर्वाण, मतलब कि मृत्यु यहाँ पे इनका हुआ था। और जैन धर्म में मृत्यु को जो है निर्वाण कहा जाता है, निर्वाण, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे शब्द देके, छोटे छोटे क्वेश्चन देके ना, छोटे छोटे पॉइंट देके प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा ना, निर्वाण में बोल रहा हूँ। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन देखें तो आपके दिमाग में चलना चाहिए अच्छा सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, सूर्य का। देखो भाई यहाँ पे डायग्राम बना के मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना।
मेरा मोटिव है कि मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों का हो और आप जाके रिविजन करें। बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या होगा, 9 का बी हो जाएगा पृथ्वी। सूर्य से जो है तीसरा सबसे नज़दीक जो ग्रह है, चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो मान लो कि ये सूर्य महाराज है, यहाँ पे देखो ये सूर्य महाराज है, तो यहाँ पे बुध है, बुध के बाद कौन सा होगा, शुक्र है ना, यहाँ पे शुक्र है और उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी है। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा था, और यहीं पे बृहस्पति है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा चक्कर। बिल्कुल आंसर क्या होगा, क्योंकि छठी क्लास के एनसीईआरटी आप पढ़ा होगा तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्लानिट किस शब्द अच्छा प्लानिट जो है शब्द कह रहा है कि किस भाषा के शब्द से बना है, 11 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल देखो, डायरेक्टली ये एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन दिखेगा इस तरह का, और एनसीईआरटी का कंपैरिजन मेरे टेस्ट में रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आंसर जो 11 को हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। जो लोग ग्रीक जवाब दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो ना। देखो भाई, ग्रह जिसे अंग्रेजी में जो है हम लोग प्लानेट कहते हैं, है ना, तो प्लानेट शब्द जो है ग्रीक भाषा के जो है एक शब्द आपने देखा होगा, प्लेनेटाई। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है प्लेनेटाइड, है ना, इससे बना है, ध्यान रहे। और ये कक्षा कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, कक्षा। बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आकृति कैसी है। सूर्य की आकृति, मैं सूर्य का बोल रहा हूँ, सूर्य का, पृथ्वी का नहीं सोच लीजिएगा, सूर्य का आकृति कैसी है। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आप सभी लोग गोल टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही है। देखो भाई, सूर्य की आकृति गोल है। सौर की मैं बात करूं, मतलब सूर्य की, तो सौर परिवार का सभी सदस्य प्राय जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्योंकि जितने भी ग्रह है, ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये चीज़ें हम लोग बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा, मतलब कि जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, है ना, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये रेखा जोड़ेगा एक दूसरे को, तो किस नाम से जाना जाएगा। अक्षांश दशांतर पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देशांतर रेखा होता है, तो ये वाला आप सबको पता है कि देशांतर रेखा है, और ये वाला रेखा जो है अक्षांश रेखा होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा की दूरी तय करने में सूर्य को जो है कितना समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान सा क्वेश्चन और कई बार गलत कर बैठता है। बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर आप लोग टिक कर रहे हैं, है ना, मैंने आपको इसका कैलकुलेशन करके बताया था, है ना, 360 डिग्री। चूँकि जाहिर सी बात है, अगर एक सर्कल को घूमने में टाइम लगता है, चूँकि जैसे आप इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं तो भाई आपके दिमाग में आना चाहिए कि टोटल देशांतर रेखा की संख्या कितना है। तो जाहिर सी बात है, टोटल देशांतर रेखा की संख्या जो है ये 360 है ना, 360 है, प्रत्येक 1 डिग्री पे खींचा गया है ना। और सब आप सबको पता है कि ये 360 टोटल रेखा है, और 24 घंटे में ये पूरा कर लेता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम लेता है 24 घंटे में, है ना। कितना में मैं 20 घंटा लिख दिया हूँ, क्या 24 घंटा होगा यहाँ पे, 24 घंटा, तो इसे 24 से भागा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 24 से 24 1 घंटा, और यहाँ पे 15 को 24 को गुना करिएगा, तो ये 360 हो जाएगा, तो ये डिग्री हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सीधा तौर पर कि सर यहाँ पे 1 घंटा है ना, ये 1 आवर है, बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। और इसे आप काटा पीटी कर लीजिए, तो आप यहाँ पे घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, है तो ना, ये 60 मिनट हो गया, है ना, 60 मिनट, और नीचे में 15 डिग्री से भागा दे दीजिएगा, तो 15 चौके 60। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सर ये ऊपर वाला नीचे वाला डिग्री है ना, तो आप कह सकते हैं सर 1 डिग्री जाने में जो है 4 मिनट का टाइम लगता है। और ये कैलकुलेशन के थ्रू जब अक्षांश और देशांतर में पढ़ाया हूँ, एकदम जीरो से पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, थ्योरी वाला क्लास में। तो ये चीज़ें ना, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आता है वो बोनस पॉइंट होता है। खैर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पर टाइम ले लिया हूँ, दे दिया हूँ, क्या कोई बात नहीं। तो आंसर क्या होगा, 4 मिनट का हो जाएगा राइट आंसर, राइट 4 मिनट हो जाएगा ना। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भाई क्वेश्चन सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है या फिर पड़ती है, ये बताना है। 15 नंबर का बिल्कुल यहाँ पे जो है
जाहिर सी बात है ये अगर आप ग्लोब है, ग्लोब पे आप जो अलग अलग जोन पढ़े हैं, है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतकटिबंधीय क्षेत्र, तो ये सब अगर पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पता होगा। और ये अक्षांश और देशांतर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होगा, चूंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली पड़ता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है? 16 नंबर का आंसर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, सभी लोग बोल रहे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 16 का बी ही होगा। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि भाई पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है और परिक्रमा जो करता है तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर जो है किस दिन पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 17 नंबर का, बिल्कुल, है ना। तो आंसर सभी लोग यहाँ पे ये दे रहे हो 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र निर्माण में जो है ध्यान रखना चाहिए। जब आप मानचित्र बनाते हैं तो किन किन संकेतों को आपको ध्यान रखना है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ। बिल्कुल यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। संकेत भी आपको उसमें दर्शाना होता है, दिशा भी दर्शाना होता है और मापक को भी ध्यान रखना होता है मानचित्र में, है ना। अगला क्वेश्चन, जल, स्थल एवं हवा एक साथ कहाँ मिलती है? देखो भाई, जल, स्थल और हवा तीनों कहाँ पे मिलेगा? जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं भाई, जीव मंडल पे ये सब कुछ मिलता है, तभी तो जीव जीवित रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिशंदरी पाल ने एवरेस्ट पर जो है कदम किस वर्ष रखा था? बिशंदरी पाल को मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये हो जाएगा 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में, ध्यान रहे। बिशंदरी पाल भारत की पहली महिला थी जिसने, ये डेट कई बार पूछ लेते, 23 मई ध्यान रखिएगा, है ना, 23 मई 1984 ईस्वी को जो है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त मैं बात कर रहा हूँ, मेरियाना गर्त का, ठीक है, बिल्कुल 21 का ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। देखो भाई साहब, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है, पृथ्वी का मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी का सबसे जो है गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मैं आपको बता दूं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 हिस्सा पर, कितना, तो 1/3 हिस्सा पर जो है क्या है भाई, फैला हुआ है प्रशांत महासागर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें कि जीव मंडल किन के बीच का एक जो है सीमित भाग होता है? जीव मंडल का मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल सभी लोग जो है आंसर दे रहे हैं, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हवा भी हो जाएगा, स्थल भी हो जाएगा और जल भी हो जाएगा। जीव मंडल, देखो भाई, जीव मंडल जो है जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग होता है जहां जीवन मौजूद होता है जीव मंडल में। जाहिर सी बात है, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं, इसका मतलब मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से क्या है भाई, जुड़े हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, बिल्कुल सभी लोग आंसर जो टिक कर रहे हो, ए कर रहा हो, ठीक है, तिब्बत का पठार इज द राइट आंसर। देखो भाई, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो समुद्र तल से कितना है, यह जो है हमेशा जब लंबाई ज्ञात करना होता है, पठार हो चाहे पर्वत हो, तो वो समुद्र तल से किया जाता है ना। ये 4000 से लेके 6000 ये मीटर है फ्रेंड्स, है ना, मीटर के बीच है, ध्यान रहे, ये तिब्बत का पठार में बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखो वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देखिए, नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो आपको फास्ट में भगाते जाऊंगा और ये करवाते जाऊंगा सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको साथ में लेकर चलता हूँ। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और मैं ये ध्यान में रख के तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को, या मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ कि सबका एकदम इस बार सिलेक्शन हो, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो। टोटल 40 टेस्ट करवाऊंगा ना, करके जो है ना एग्जाम हॉल में आप वैसे ही 70-75 क्वेश्चन, 75 के 80 क्वेश्चन करके आ जाओगे। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर बिहार
के किस क्षेत्र में अवस्थित है वाल्मीकि नगर? आप सबको पता होना चाहिए ये कहाँ पे होगा, और यह स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 का बिल्कुल सभी लोग आंसर डी टिक कर रहे हो। ये उत्तर पश्चिम भाग में, बिहार का मैप आप देखेंगे ना भाई, इस तरीके से बिहार का मैप है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वाल्मीकि नगर है, तो ये उत्तर और पश्चिम भाग में ही है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उत्तर पश्चिम भाग में ये है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? 24 है, वाल्मीकि नगर। हाँ, पश्चिमी चंपारण में आता है भाई, पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। और मैं आपको बता दूं, पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ना, जिसका मुख्यालय बेतिया है, बेतिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये क्या यहाँ पे था क्या? हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? दोनों पूछ रहा है, ठीक है, जन्म और मृत्यु बताइएगा। बिल्कुल, ये जन्म हुआ था 1991 और 1891, मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में, है ना। बिल्कुल सभी लोग आंसर टिक कर रहे हो, सही कर रहे हो। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1991 में हुआ था, और इनका मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में हुआ था, ठीक है। ये महार जाति से संबंधित है और उस समय अछूत जाति माना जाता था। आपको मैं बता दूं, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता की संज्ञा दी गई है। हाँ हाँ, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है यार। ये दलितों का सबसे बड़ा नेता है, दलितों का भाई, हम सब का सबसे बड़ा नेता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। पॉलिटी वाले सेक्शन पे आ गए हैं। 26 का बिल्कुल आंसर जो है बी हो जाएगा, 3। भाई मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ध्यान रहे, जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो भाई हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना है उसे आपको रट लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन करे कि भाई पूर्वाग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? पूर्वाग्रह 27 का बिल्कुल बी हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर पूर्वाग्रह की जो है राय सकारात्मक होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, जब हम पहले से किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं और उसे हम दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह क्या होता है? पूर्वाग्रह रूप ले लेती है। तो पूर्वाग्रह क्या होता है आपने देख लिया। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भाई ज्यादातर पूर्वाग्रह की राय नकारात्मक। अच्छा, सकारात्मक बोल दिया हूं क्या? सकारात्मक नहीं होगा, नकारात्मक होगा भाई साहब, नकारात्मक होता है। हाँ, अच्छा, गलत ढूंढना था ना, ठीक तो है, सकारात्मक होती है, चूंकि गलत, चूंकि नकारात्मक होता है ना, ये नकारात्मक होता है, सकारात्मक नहीं होता है, तो ये गलत ही तो था, गलत ही ढूंढना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा भाई यहाँ पे, जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ था? ठीक है, 28 का बिल्कुल यहाँ पे पुनर्गठन हुआ था जम्मू और कश्मीर का। सबको पता है 31 अक्टूबर का दिन, किसको पता नहीं है? 31 अक्टूबर 2019 का दिन, है ना। तो आप लोग बिल्कुल आंसर टिक किए हैं सही। तो 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित करके जम्मू कश्मीर को जो है, आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख को अलग कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, 2 यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरेटरी। अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता है। तो प्रेजेंट टाइम में अभी जो है 28 राज्य है और 8 जो है यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन, जब्त मैं बोल रहा हूँ, जब्त से तात्पर्य है 29 का, है ना। बिल्कुल, यह जो है राजस्व प्राप्त करने की जो है व्यवस्था है जब्त। मैं आपको बता दूं जब्त के बारे में, मुगल काल में जो है प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। जितने भी सूबे था उन्हें राजस्व मंडल में बांटा गया था, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की जो है अलग अलग सूची बनाई जाती थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को कहा जाता था जब्त। तो ये मुगल शासन व्यवस्था से संबंधित था, है ना। तो ये जब्त वाला जो शब्द है ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। 1 मिनट मैं इसे इधर कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
30 कह रहा है कि अकबर के धार्मिक विचारों से संबंधित कथनों पर, जस्ट वेट एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है, अकबर के धार्मिक विचारों से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बड़ा है तो आप लोग घबरा मत जाइएगा, है ना। बिल्कुल सभी लोग बी आंसर जो टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है। देखो, इबादत खाना दिल्ली के किले में जो है स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़ जाते, इबादत खाना नाम पता है ना भाई, और सभी लोग जानते हो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी के किले में स्थित था। इबादत खाना में जो है, अकबर की मैं बात कर लूँ तो धार्मिक चर्चाओं में भाग लेता था। वहाँ पे इबादत खाना में धार्मिक चर्चा होता था, है ना। ऐसा नहीं कि भाई मांस मदिरा ये सब होता था। ये नाम अगर इबादत खाना जो सुन रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इबादत खाना में जो है कुछ अलग एक्टिविटी होता होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं कह थ्योरी वाला क्लास जाके जरूर पढ़ना, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चेर राज्य में जो है विकसित हुआ है? चेर राजवंश। अब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। 31 का बिल्कुल डी हो जाएगा, मलयालम। चेर जो है राज्य की बात करूँ तो वहाँ पे लोग, चूंकि केरल वाला राज्य क्षेत्र में ये केरल वाला जो है क्षेत्र में फैला हुआ था, तो वहाँ पे मलयालम बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली है, बहुत इंपॉर्टेंट। कन्नड़ में नहीं है ये, कांगड़ा है। कांगड़ा शैली में लघु चित्रों की मुख्य विषय रहा है कौन सा? 32 का बिल्कुल ए जो है ये वैष्णव परंपरा। मैं आपको बता दूं, कई बार तो डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो है नादिर शाह का आक्रमण का सबको पता होगा, 1739 का ईस्वी, है ना। तो देखो 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार पहाड़ी इलाकों में क्या कर गया? पलायन कर गया। मुगल कलाकार जो है पहाड़ी इलाकों में चला गया। कौन? मुगल कलाकार जो मुगल काल में थे। होता क्या है, पहाड़ी चित्र शैली जो कांगड़ा है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका विकास हुआ और इस शैली के चित्रों का जो है मुख्य विषय वैष्णव परंपरा रही है। और कई बार ये पूछे जाते कौन से राज्य से संबंधित है, तो कांगड़ा शैली जो है, चूंकि पहाड़ी इलाके में चला जाएगा दिल्ली से लोग उठ के, तो ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में फैला है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के एक जो है शक्तिशाली राजनैतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया है? 35 नंबर का आंसर जरूर दीजिएगा सभी लोग। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं सिखों के शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया है? 35 का बिल्कुल डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा, इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? शिवाजी की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट में भगाता हूँ सभी को। बिल्कुल आंसर जो होगा ये 1674 ईस्वी में। मैं आपको बता दूं, शिवाजी ने 1670 से लेके 1674 के मध्य में जो है अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः क्या किया था? प्राप्त किया था, और अपने विस्तृत साम्राज्य का जो है निर्माण भी किया था। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने 6 जून, कई बार डेट भी पूछ लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो 6 जून कब? तो 1674 का ईस्वी था। 1674 को काशी के जो है विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति शिवाजी की उपाधि भी धारण की थी। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 35 का आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल ये जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 तारीख को मनाया जाता है, ओजोन दिवस, ठीक है। और पृथ्वी दिवस आप सबको पता है कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ध्यान रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर 5 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीफे में होता है, क्या होता है भाई? 36 का बिल्कुल जाहिर सी बात है, नीफे में लोहा होता है। मैं आपको बता दूं, नीफे में लोहा होता है। पृथ्वी के सबसे निचली परत में जो है निकिल, जिसका जो है कह सकते हैं भाई, इसका जो सिंबल है Ni है ना। और फेरस, इसका सिंबल Fe होता है। तो ये जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहा जाता है। तो दोनों का मिला हुआ, देखो इसमें क्या है भाई, ये क्या है? Ni और Fe। तो Ni का मतलब क्या होता है? ये सिंबल है, क्योंकि ये एलिमेंट है। और प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर कितने तत्व जो है खोजे गए? तो 118। हालांकि ये केमिस्ट्री का है। तो नीफे जो है आपने देख लिया, इसका मतलब नीफे का मतलब Ni का मतलब निकील हो जाएगा, है ना, निकील हो जाएगा।
और Fe का मतलब फेरस हो जाएगा। तो इसी का बना हुआ रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे नीचे होने के कारण जो है यहाँ दबाव तापमान जो है, मैं फिर से करूँ, यहाँ जो है दबाव तापमान ज़्यादा होता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का होता है? देखो भाई, कुल आयतन में सबसे अधिक, शब्द को पकड़िए तब जवाब दीजिए। 37 का बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा सी, ये मेंटल हो जाएगा, मेंटल है ये। देखो, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पट्टी है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 84% मेंटल और 15% क्या है भैया? तो ये क्रोड है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेंटल जो है, यहाँ पे आप देखेंगे मेंटल, तो ये कितना है? 85%। 1% क्या है सर? तो आप कहिएगा सर 1% हिस्सा भूपर्पट्टी है ना। क्या है भाई? एक मिनट, क्या मैं लिख दिया? भूपर्पट्टी होता है यार, है ना, भूपर्पट्टी है ना, 1%। तो ये आपको डेटा ध्यान रखें आप, 84% मेंटल, 15% क्रोड और 1% भूपर्पट्टी। ये डेटा ध्यान रखना है, और ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगा, छांट के नहीं देगा। और किसी बुक में लिखेगा तो एकदम लंबा चौड़ा कहानी रहता है ना। इसलिए तो कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट मेरे साथ दो ना, आप एकदम बोनाफाइड बन जाओगे, ठीक है। एक मिनट यार, क्या हो जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1857 में जो है स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का जो है पहला देश कौन था? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ 38 नंबर का, बताइएगा आंसर। बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, घना हो जाएगा। देखो भाई, घना जो है 1857 में स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का यह पहला था। ये पहला जो देश था वो घना था। इससे पहले उसे जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। तो ये बेसिक बातें हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के अध्यक्ष रूप में किसने हस्ताक्षर किया था? ध्यान रहे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, है ना, अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन भाई आपका जो है आ गया, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? स्वामित्व के आधार पर बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा, है ना, मतलब कि स्वामित्व के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ 40 का। तो देखो भाई, स्वामित्व के आधार पर जो है भूमि के 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है एक प्राइवेट, जिसे हम लोग कहते हैं ना निजी भूमि, दूसरा जो है सामुदायिक भूमि, जिसे हम लोग सरकारी भूमि कहते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता शब्द को पकड़िएगा। बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, मृदा का गठन हो जाएगा राइट आंसर। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, जल के प्रमुख जो है संदूषण, ये संदूषक है, कौन कौन है? संदूषक कौन कौन है? 42 का बिल्कुल आंसर होगा डी, सभी हो जाएगा। देखिए, पहले इसके बारे में समझिए, ये संदूषक जो है, ये संदूषक जो है, ये संदूषक है क्या, है ना। तो देखो भाई, मैं आपको सीधे तौर पे कह सकूँ तो ये आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल या कृषि रसायनों का जो है विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक का जो है यहाँ पे शराब जल होता है ना, उसका प्रमुख कह सकते हैं। ये क्या होता है? तो ये संदूषक कहलाता है, या फिर उसे हम लोग संदूषक कहते हैं। इसमें शामिल जो है नाइट्रोजन धातुएं और पिरकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये बेसिक से बात है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी हो जाएगा। तो कृषि रसायन का जो है विसर्जन हो जाएगा, वाहित जल हो जाएगा, और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन है? ऊर्जा के 43 का बिल्कुल डी हो जाएगा, 8 है भाई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ से, ऊर्जा का जो है परंपरागत जो स्रोत है प्राकृतिक, वो 8 अभी आपने देख लिया है ना, मैंने आपको बता दिया 8 है ना। है, दिख रहा है? दिख तो यार ऐसे इतना साफ साफ दिख रहा है।
दोबारा मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है आपको ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन है 43 का। तो ये सभी हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है भाई कि खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकते हैं या फिर बांट सकते हैं खनिजों को। तो खनिजों को मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई इसे, सॉरी खनिज है यार, खनिज को 2 ही भागों में बांट सकते हैं ना, 1 मिनट रुको, 8 में बोल दिया गया। खनिज को 2 ही भागों में बांट सकते हैं। 2 होता है ना, एक धात्विक होता है, अधात्विक खनिज होता है, तो 2 ही होगा, 3 कैसे होगा, 3 ऑप्शन में है ये नहीं। अगला क्वेश्चन है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है कोयला का। बिल्कुल डी हो जाएगा, एंथ्रोसाइट होता है सर्वोत्तम, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा जो होता है ये 90% से ऊपर होता है। ठीक है, बिटुमिनस की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बिटुमिनस में लगभग 60 से लेके 80% तक रहता है कार्बन। पीट की मैं बात करूँ तो पीट में 50 से कम होता है ना, मतलब 50 से कम होता है, 40% से 45 के आसपास में रहता है। और यहाँ पे लिग्राइट की मैं बात करूँ तो 50 से लेके 70% तक रहता है, ये 50 से लेके 70% तक कार्बन रहता है। तो कार्बन के आधार पर जो है इसका सर्वोत्तम रूप माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई बायोगैस का निर्माण किन किन गैस के जो है मिश्रण से बनता है। 46 का बिल्कुल डी हो जाएगा, डी में यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। 47 का बिल्कुल ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं उन्हें हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रोपण कृषि के जो है मुख्य क्षेत्र विश्व के जो है किस देशों में जो है पाए जाते हैं। 48 का बिल्कुल बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक जो है कौन सा देश है कॉफ़ी का, बिल्कुल ये हो जाएगा, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का खेती होता है। और या जैसी बात है खेती हो रहा है तो उसका उत्पादक भी ये है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है ना, बताइएगा। 50 का बिल्कुल बी हो जाएगा, लोह की मैं बात करूँ, लोह है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब, कौन से कंडीशन में खाद्य सुरक्षा बना रहता है, साइबर सिक्योरिटी, बताइएगा क्या बनकर, बिल्कुल सी हो जाएगा। इसमें जो है सभी व्यक्तियों को जो है क्रियाशील और स्वास्थ्य जीवन जीने का आहार की आवश्यकता हो, बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं प्राथमिक आधार पर जो है हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक जो है खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये दोनों होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है केला जो है किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केला में कौन सा जो है विटामिन मौजूद होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, विटामिन बी। देखो भाई केला का सबसे अधिक मात्रा में, केला में बात करूँ, केला में तो विटामिन B6 होता है ना, विटामिन B6 होता है कितने प्रतिशत, तो 33, सॉरी ये 33%, हाँ 33% के आसपास में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि केला में विटामिन सी भी पाया जाता है, कुछ लोग बोल रहे सी भी, हाँ बिल्कुल सी भी पाया जाता है, और इसके साथ केले में विटामिन ए भी पाया जाता है। तो भाई केला ऐसा चीज़ है, विटामिन बी तो होता ही है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, 53 का बिल्कुल यहाँ पे 53 का भी आंसर हो जाएगा भाई साहब, सी। वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है, ये है ऑप्शन, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, और ये क्लोरेट है, ये क्लोराइड है। अब यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, है ना, अमोनियम सल्फाइड हो जाएगा, ये सल्फेट और ये सल्फाइड है, अलग अलग है। बिल्कुल सी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अमोनियम जो है क्लोराइड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए जो है इस्तेमाल किए जाने वाली जो है तकनीक में से एक है। 55 का बिल्कुल भी हो जाएगा, आशुवन। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से ध्यान रखिएगा, समुद्र के पानी
के जो है अलवणीकरण, जैसे हम लोग डिस्टिलाइजेशन करते हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक आशवन विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं, है ना। मतलब कि जो समुद्री पानी होता है ना, जैसे नमकीन पानी करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, आशवन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। बेसिक सब आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है भाई, हाँ क्वेश्चन है, पौधे के भविष्य के लिए खाद को बीज के, अच्छा यहाँ पे डाइस होना चाहिए, बीज डाइस यहाँ पे होगा। पौधे के भविष्य के लिए खाद को बीज डाइस में संग्रहित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से खाली स्थान यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल दिया हूँ ना। 56 का सी हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, रेडिकल इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो भाई, बीजांड से जो है बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद को बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और निषेचन के बाद बीज बन जाता है, निषेचन के बाद बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल डी हो जाएगा, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और जो है विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। 58 का बिल्कुल सी हो जाएगा, हवा का दबाव। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक को विद्युत में कन्वर्ट कौन करेगा, है ना। 59 का बिल्कुल बी हो जाएगा, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 बिल्कुल सी हो जाएगा, एस तरंग, है ना, एस तरंग हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आराम से क्वेश्चन भी टिक कर सकते हो। 61 का बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, छिपकली में, बाकी सब में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक मिनट। जब रक्त में जो है ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में क्या होगा। ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आएगा तो श्वास में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा, तो आराम से क्वेश्चन दे सकते, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करें कि हृदय स्पंद एक जो है विद्युतीय तरंग द्वारा कह रहा है कि निष्पादित होता है, तो जो उपजती है किससे। यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 63 का बिल्कुल सी, हृदय इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग जो है मतलब सार्वत्रिक, मतलब जिसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ना, यूनिवर्सल डोनर, तो है कौन सा है। 64 का मतलब कि सभी का ब्लड ले सकते हैं, तो सॉरी ले नहीं, सभी को ब्लड दे सकते हैं, है ना, डोनर भाई सभी को दे सकते हैं। रिसीवर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो सार्वत्रिक दाता मतलब सभी को दे सकते, तो यहाँ पे ओ और ए बी वाला सभी से ले सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पादप हार्मोन है। 65 का बिल्कुल यहाँ पे जो है साइटोकाइनिन, यह जो है पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतक्षेपित करती है क्या। बिल्कुल ये जो फार्मिक एसिड वो छोड़ देता है आपके शरीर में, इसलिए तो लहरता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का बिल्कुल डी हो जाएगा, प्राकृतिक वरण जो है विकास का मुख्य कारण क्या है। विकासवाद का सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। 68 का बिल्कुल ये हो जाएगा, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधार के रूप में कार्य करता है। 69 का यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन, बिल्कुल ये कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर को जो है बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा है। 70 का बिल्कुल ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर जो है प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक पृथ्वी पर जो है या फिर कह सकते एक व्यक्ति एक संवेदनशील मतलब कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा, बढ़े या घटेगा, क्या होगा, है ना। जाहिर सी बात है, उसमें क्या लग रहा है,
बढ़ेगा, क्योंकि आप ताकत लगा रहे हो तो ये बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है भाई, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत पर जो है वॉशिंग मशीन काम करता है, ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप केंद्रीय बल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, हाँ 74 का देगा, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका कारण क्या है, किस कारण से ऐसा होता है। 74 का बिल्कुल यह जो है स्थिरता का जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं भाई, है ना, बिल्कुल सी हो जाएगा यहाँ पे, अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी वित्तीय समावेशन से संबंधित है, 76 का। बिल्कुल बी हो जाएगा, डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन योजना संबंधित है, हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा, यह जो टमाटर प्याज से संगठित विपणन से। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरणों पर जो है बल दिया गया, वैश्वीकरण का मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, है ना। मतलब प्रौद्योगिकी के तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का जो है उदारीकरण, WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। तो आंसर क्या होगा भाई, डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, 7 का बिल्कुल ए हो जाएगा, एक देश से अधिक देशों में उत्पादित पर नियंत्रण और अथवा स्वामित्व रखती हो, तो जाहिर सी बात है बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक से अधिक देश में। अगला क्वेश्चन है, WTO का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था कब, बिल्कुल ये कहाँ आयोजित हुआ था ये पूछा गया है ना, पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ, तो आंसर क्या होगा, ए सिंगापुर में। कब, तो 1996 ईस्वी में, है ना, 1996, क्या मैं लिख दिया, 1996 ईस्वी में WTO का। चलो अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में, अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, बनाइए सभी लोग। कह रहा है कि फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों ने ट्रस्ट पहल शुरू किया है, ट्रस्ट पहल शुरू किया है, कौन दो देशों ने, बिल्कुल बी हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा काम किया है। ठीक है, करंट अफेयर्स में जितने करवा रहा हूँ, मतलब कि जितने भी सारे क्वेश्चन है, या सारे क्वेश्चन अपडेटेड होता है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, जनवरी फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये लाओखोवा बुरहा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लगातार ये न्यूज़ में था, बता सकते हो सभी लोग, बिल्कुल ये सी हो जाएगा, असम राज्य में है। हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया, 83 नंबर का, बिल्कुल ये हो जाएगा, यह जो है मस्कट ओमान में, है ना, मस्कट के ओमान में। अगला क्वेश्चन है भाई, महिला शांति सैनिक के लिए पहला सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 84 का, बिल्कुल भी जो है नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा जो है अभ्यास डीबिल स्ट्राइक आयोजित किया गया है, 85 का, बिल्कुल ये हो जाएगा, भारत के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, 15वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान कौन सा शहर है, बिल्कुल ए हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन है भाई, 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा राज्य है, 74वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, 87 का भाई, एक मिनट, 86 का, माफ़ी चाहता हूँ, ये बी हो जाएगा, ये यहाँ पे सही कर लेना यार, ये 86 का जो है ना, ये 15वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान ये बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, हम्म 87 का बताइएगा, 87 87 का ये हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा, 88 का, बिल्कुल सी हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद में भी, बिल्कुल बी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है, 90 का, बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, बहादुर सिंह सांगू को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नहीं यार ये विक्रम सिंह हो जाएगा ना इसका, नहीं ठीक है 90 का, बहादुर सिंह। 91 का बताइएगा, किस क्रिकेट टीम ने जो है 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है ना। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा, कर्नाटक जीता है। पीएम युवा 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल डी हो जाएगा, ये शिक्षा मंत्रालय ने ऐसा काम किया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन देश जो है ओपेक में शामिल हो गया है, ओपेक का मैं बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल बी हो जाएगा, ब्राजील जो है ओपेक में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, किस संस्थान ने जो है डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए वन मेन ऑफिस पहल शुरू की है। 94 का बिल्कुल 94 का जो आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सी भारतीय स्टेट बैंक। नहीं, भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा, एक मिनट यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको आंसर क्या होगा भाई, ए हो जाएगा, जीवन बीमा निगम हो जाएगा, है ना, LIC के द्वारा ऐसा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस मंत्रालय ने जो है टाइगर यूज सर्वे 2024 का दूसरा संस्करण जो है यहाँ पे जारी किया है, जरा सा देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन यहाँ पे है, तो बेसिक इसका आंसर हो जाएगा सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी कब आ गया, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, तो कह रहे हैं कि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन है, मतलब कि ये जो है आपको देखना है कि कौन अशुद्ध है या शुद्ध है। शुद्ध बर्तनी धोबिन का सही हो जाएगा, कौन सा सही लिखा हुआ है ये पूछ रहा है, तो साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये धोबिन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, आसान सा क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल यहाँ पे 2 होता है, स्वर और व्यंजन 2 ही तो होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, स्वर ध्वनि के प्रकार है, ये पूछ रहा है 98 का, बिल्कुल डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, प्लुप्त हो जाएगा और ह्रस्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 99 नंबर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, अब अपने देश का है, ये पूछ रहा है 99, बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ खिड़की, बाकी ये जो आग, बच्चा, फूल, ये देशज नहीं है। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने, मतलब जो शब्द का उत्पत्ति देश में, अपना भारत देश में हुआ उसे देशज कहते हैं, दूसरे देश में हुआ उसे विदेशी कहते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 100 का, बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, देशज, है ना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको टोटल 100 का 100 क्वेश्चन मैंने बता दिया, कट ऑफ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई 100 में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो नंबर कम आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप 33 पे भी है ना, तो कोई बात नहीं, आराम से पढ़िए। हाँ, अगर आपने एक बार थ्योरी क्लास का प्लीज़ नहीं किया है तो मेरे भाई मैं कहूँगा, देखो ये जो PDF मैं आपको दूंगा अभी मॉक टेस्ट ब्लॉक यहाँ पे, तो डिटेल में, पूरे डिटेल्स में एकदम सारे चीज़ें पे डिस्कस किया गया, आप देख सकते हैं एक एक करके ना, तो वो उसका डिस्कशन ज़रूर खुद से करिएगा, ठीक है। तो मैं तो 100 का 100 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पेड क्लास में मिलता है, तो जो लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे सारे इन्फॉर्मेशन है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, जो लोग थ्योरी क्लास नहीं किए हैं, जिनको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं मेंटरशिप चाहिए, तो आप मेरे साथ आके जुड़ के पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम पे मैं दे चुका हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।